किस संस्थान ने भारत के 50 विशिष्ट और प्रतिष्ठित विरासत वस्त्र शिल्प की सूची का अनावरण किया? यूनेस्को ने। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में किस शहर ने पहला स्थान हासिल किया है? इंदौर ने। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड किस केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ा हुआ है? संचार मंत्रालय से। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय युवा 2.0 योजना से जुड़ा है? शिक्षा मंत्रालय। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के तहत किस राज्य ने बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जीता? तेलंगाना राज्य ने। स्वंते पाबो जिन्होंने चिकित्सा में 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता, किस देश के आनुवंशिकीविद हैं? स्वीडन देश के। स्वंते पाबो जिन्होंने चिकित्सा में 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता, स्वीडन देश के आनुवंशिकीविद हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अंकटाड एनुअल ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितना है? 5.70%। ऑप्टिमस किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड रोबोट है? टेस्ला कंपनी के द्वारा। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लागू करता है? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लागू करता है। क्वेश्चन नंबर 10, 2000 रुपये तक के लेन देन के लिए यूपीआई पर रुपए क्रेडिट कार्ड के उपयोग के लिए कितना शुल्क लगाया जाता है? कोई भी शुल्क नहीं लगता है। साहित्य में 2022 के नोबेल पुरस्कार की विजेता एनी अर्नॉक्स किस देश की लेखिका हैं? फ्रांस देश की। साहित्य में 2022 के नोबेल पुरस्कार की विजेता एनी अर्नॉक्स फ्रांस देश की लेखिका हैं। कुनो राष्ट्रीय उद्यान जहां चीतों को लाया गया था, किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। किस संस्थान ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर एक कॉन्सेप्ट नोट जारी किया है? भारतीय रिजर्व बैंक ने। इंडियन रिजर्व बैंक ने। इंडियन रिजर्व बैंक ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर एक कॉन्सेप्ट नोट जारी किया। हाल ही में धर्म परिवर्तन करने वाले दलितों के लिए अनुसूचित जाति की स्थिति की जांच के लिए गठित आयोग के प्रमुख कौन हैं? न्यायमूर्ति केजी बालकृष्णन। न्यायमूर्ति केजी बालकृष्णन अनुसूचित जाति की स्थिति की जांच के लिए गठित आयोग के प्रमुख हैं। मोढेरा जिसे भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया, किस राज्य में है? गुजरात राज्य में है। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी एंड वन नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर से जुड़ा हुआ है? विद्युत मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 17, किस संस्था ने लिविंग पैनल रिपोर्ट 2022 जारी की? वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 जारी की। लुप्तप्राय स्लेंडर लॉरिस के लिए भारत का पहला अभयारण्य किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु राज्य में। लुप्तप्राय स्लेंडर लॉरिस के लिए भारत का पहला अभयारण्य तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। किस देश ने 2022 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में सबसे कम स्कोर हासिल किया है? यमन देश ने। ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर 4 संकेतों पर आधारित होता है: अल्पपोषण, बाल स्टंटिंग, बाल वेस्टिंग और बाल मृत्यु दर। चीन और कुवैत एशियाई देश हैं जिन्हें इस सूची में सबसे ऊपर स्थान दिया गया है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में भुखमरी का स्तर सबसे अधिक है। यमन दुनिया में ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में अंतिम स्थान पर है। फ्रीडम हाउस इंटरनेट फ्रीडम इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? भारत 51 नंबर पर है। भारत का स्थान 51 नंबर पर है। क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2022 के अनुसार
गर्मी से संबंधित श्रम क्षमता में कमी से आय के नुकसान से कौन सा देश सबसे अधिक प्रभावित हुआ? भारत। G20 देशों में जलवायु विश्लेषण संगठनों की साझेदारी द्वारा क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2022 जारी की गई थी। इस रिपोर्ट के अनुसार इन क्षेत्रों में आय के नुकसान से सबसे ज़्यादा प्रभावित देश भारत, इंडोनेशिया और सऊदी अरब थे। गर्मी से संबंधित श्रम क्षमता में कमी से आय की हानि सेवाओं, विनिर्माण, कृषि और निर्माण में सबसे अधिक थी। 2023 फीफा महिला विश्व कप के लिए अनावरण किए गए शुभंकर का नाम क्या है? तजुनी। पेंगुइन तजुनी को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में अगले साल होने वाले फीफा महिला विश्व कप के आधिकारिक शुभंकर के रूप में अनावरण किया गया है। किस राज्य को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार 2021 में पहला स्थान मिला है? उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार 2021 में पहला स्थान हासिल किया। इसके बाद मध्य प्रदेश और तमिलनाडु क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। हर साल विश्व विकास सूचना दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 24 अक्टूबर को दुनिया भर में विश्व विकास सूचना दिवस के रूप में मनाया जाता है। सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर देश के बीच आयोजित एक समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास है। मक्षू नदी पर मोरबी ब्रिज किस राज्य में स्थित है? मोरबी ब्रिज गुजरात राज्य में है, जो कि मक्षू नदी पर स्थित है। किस देश ने सबसे पहले विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाने का सुझाव दिया था? जापान देश ने। हाल ही में खबरों में रहे 103वें संविधान संशोधन में क्या पेश किया गया था? EWS के लिए 10% कोटा। केंद्र सरकार ने 103वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से प्रवेश और सार्वजनिक सेवाओं में EWS आरक्षण के प्रावधान की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 29, 2022 में भारत की G20 अध्यक्षता की थीम क्या थी? वसुधैव कुटुंबकम G20 की थीम थी 2022 में। PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का मेज़बान कौन सा शहर रहा था? वाराणसी। संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया। इसलिए इस दिन को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। नए राज्यों के गठन या नाम में परिवर्तन करने की शक्ति किसके प्राप्त है? किसे प्राप्त है? संसद को। संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम का संबंध किससे है? मूल अधिकार से, नीति निर्देशक तत्व से और मौलिक कर्तव्य सभी से। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 शिक्षा से संबंधित है। इसके तहत मूल अधिकारों में अनुच्छेद 21 का के तहत शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया। इसके अनुसार राज्य 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 45 के तहत राज्य 6 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के पूर्व बाल्यकाल की देखरेख और शिक्षा देने का प्रयास करेगा। इस संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों में 11वां कर्तव्य जोड़ा गया, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और प्रतिपाल्य के संरक्षक उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। क्वेश्चन नंबर 34, अनुच्छेद 352 के तहत अब तक भारत के कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया है? 3 बार। अब तक भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया है। सबसे पहले 1962 में चीन आक्रमण के समय, फिर 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय और 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर। कुल 3 बार अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा करता है और अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाता है।
भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत के महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करता है? अनुच्छेद 331 के तहत। अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करता है, पर वर्तमान में यह प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। धन विधेयक को राज्यसभा अपने पास कितने दिन तक रोक सकती है? 14 दिन। लोक उपक्रम समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? लोकसभा अध्यक्ष को। लोक उपक्रम समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है। सर्वप्रथम इस समिति का गठन 1964 में किया गया। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। इस समिति में किसी मंत्री को सदस्य नहीं बनाया जाता है। यदि कोई सदस्य मंत्री बन जाता है तो वह समिति का सदस्य नहीं रहता। लोक उपक्रम समिति का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। संसद की सबसे महत्वपूर्ण और पुरानी समिति लोक लेखा समिति है। इसका गठन 1921 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 39, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 154(1) के तहत राज्यपाल में निहित होगी। निम्न में किस समिति द्वारा पंचायती राज व्यवस्था के द्विस्तरीय ढांचे की अनुमति की गई थी? अशोक मेहता समिति की। क्वेश्चन नंबर 41, भारत की आकस्मिक निधि की स्थापना कौन करता है? संसद। अनुच्छेद 267(1) के तहत संसद भारत की आकस्मिक निधि की स्थापना करता है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत शामिल किया जाता है? नागरिकता। नागरिकता संघ सूची का विषय है, जबकि लोक व्यवस्था, मनोरंजन और कृषि आय पर कर राज्य सूची के विषय हैं। क्वेश्चन नंबर 43, संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कुल कितनी भाषाएं शामिल थीं? 14 भाषाएं। संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएं थीं। वर्तमान में इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। 71वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा नेपाली, कोंकणी तथा मणिपुरी भाषा को जोड़ा गया। 92वें संशोधन अधिनियम द्वारा बोडो, डोगरी और मैथिली संथाली भाषा को जोड़ा गया। अंग्रेजी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 343(2) का प्रावधान किया गया है कि संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिसके लिए पहले प्रयोग किया जाता रहा था। भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी थी। भारतीय जनता पार्टी का गठन 1980 में हुआ था। आम आदमी पार्टी का गठन 2012 में हुआ था। हाल ही में केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता दिए जाने के पश्चात अब देश में कुल 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी 1980 में गठित हुई है। कांग्रेस की स्थापना 1885 में, बहुजन समाजवादी पार्टी 1984 में, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1964 में, नेशनल पीपुल्स पार्टी की स्थापना और आम आदमी पार्टी की स्थापना 2012 में। वहीं पर एनसीपी, तृणमूल कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि सीपीआई को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा समाप्त कर दिया गया है। संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन संविधान से लिए गए स्रोत एकल नागरिकता है, संसदीय प्रणाली, विधि का शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया और द्विसदनीय व्यवस्था है। जबकि अमेरिकी संविधान से लिए गए स्रोत हैं मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया, राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति। भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाट निम्नलिखित में से कहाँ पर मिलते हैं? नीलगिरी पहाड़ियाँ पर। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है।
जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। भारत का सर्वोच्च शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर हिमालय में स्थित माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। भारत का सबसे ऊंचा शिखर गॉडविन ऑस्टिन या माउंट केटू है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में स्थित है। भारत में स्थित भारत का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा है, इसकी ऊंचाई 8598 मीटर है। निम्नलिखित में कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है? रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में है। जलपला दर्रा सिक्किम में है। क्वेश्चन नंबर 50, धूपगढ़ किस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? धूपगढ़ सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। इसका विस्तार गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ इत्यादि राज्यों में है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। मैकॉल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है, जहां से नर्मदा, सोन और महानदी का उद्गम होता है। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से किस द्वीप पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है? श्री हरिकोटा द्वीप पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। अब्दुल कलाम द्वीप का पुराना नाम व्हीलर द्वीप था। यह उड़ीसा के सागर तट के पास स्थित है। माजुली असम में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित द्वीप है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। श्री हरिकोटा द्वीप और आंध्र प्रदेश के तट पर अवस्थित एक द्वीप है। इसी द्वीप पर भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। यह द्वीप पुलिकट झील को बंगाली खाड़ी से अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 52, भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम को निम्नलिखित में क्या कहा जाता है? देवप्रयाग कहते हैं। विष्णुप्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा नदी का संगम है। कर्णप्रयाग में पिंडार और अलकनंदा नदियों का संगम है। और मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का संगम रुद्रप्रयाग कहलाता है। भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम देवप्रयाग कहलाता है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। इसके अतिरिक्त उरी परियोजना भी झेलम नदी पर स्थित है। सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती परियोजनाएं चिनाव नदी पर स्थित है। रामगंगा नदी पर रामगंगा परियोजना स्थित है। क्वेश्चन नंबर 54, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाव। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाव नदी है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रायद्वीपीय पठार की नदियों से संबंधित नहीं है? प्रायद्वीपीय पठार की नदियां प्रायः मौसमी होती हैं, क्योंकि इन नदियों के जल का मुख्य स्रोत वर्षा है। यही कारण है कि गर्मी के मौसम में इनका जल या तो कम हो जाता है अथवा सूख जाता है। इसके विपरीत हिमालय पर्वत की नदियों के जल का स्रोत वर्षा के साथ साथ हिमालय पर्वत की चोटियों पर स्थित बर्फ भी है, इसलिए हिमालय पर्वत की नदियाँ सदावाहिनी होती हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए, बी और सी तीनों सही हैं। प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ, इन नदियों की घाटियाँ उथली होती हैं। ये नदियाँ प्रायः मार्ग नहीं बदलती हैं। ये नदियाँ अनुवर्ती हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका रॉन्ग आंसर है। मतलब आंसर तो इसका ऑप्शन नंबर डी है, पर ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का गलत स्टेटमेंट है। मंजरा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? मंजरा गोदावरी नदी की सहायक नदी है। मंजरा गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकम नामक स्थान से होता है। इसकी अन्य प्रमुख सहायक नदियां हैं इंद्रावती, प्राणहिता, पूर्णा, वर्धा, प्रवरा, पेनगंगा इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 57, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील मणिपुर राज्य में स्थित है। उज्जैन नगर किस नदी के किनारे स्थित है? उज्जैन नगर शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। जबलपुर एवं होशंगाबाद नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। जगदलपुर इंद्रावती नदी के किनारे स्थित है, जबकि नासिक और राजमुंद्री गोदावरी नदी के किनारे स्थित शहर हैं।
कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी। मकर रेखा को 3 बार काटती है बरमेजो नदी। मकर रेखा को बरमेजो नदी 3 बार काटती है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 61, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे लंबा होता है? 21 जून। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा तथा रात सबसे छोटी होती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। इस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। इस तिथि को दक्षिणी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटी होती है। जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तब पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश न पड़कर चंद्रमा की परछाई पड़ने लगती है, जिसके कारण पृथ्वी से सूर्य का भाग दिखाई देना बंद हो जाता है। इसे सोलर एक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण लगता है। क्वेश्चन नंबर 63, 0 डिग्री देशांतर रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तुर्की से होकर के नहीं गुजरती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान यामोत्तर रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है। यह यूरोप के 3 देशों यूनाइटेड किंगडम, स्पेन और फ्रांस से होकर गुजरती है। इसके अलावा यह रेखा घाना, अल्जीरिया, माली, टोगो, बुर्किना फासो इत्यादि देशों से भी होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? भूमध्य रेखा ऐसी काल्पनिक अक्षांश रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। यह रेखा मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा पर पड़ने वाले प्रमुख देश हैं केन्या, इंडोनेशिया, ब्राज़ील इत्यादि। भूमध्य रेखा अफ्रीका महाद्वीप की विक्टोरिया झील से होकर गुजरती है। माउंट एटना ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? माउंट एटना ज्वालामुखी इटली देश में स्थित है। माउंट एटना ज्वालामुखी इटली में स्थित है। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। मेयॉन ज्वालामुखी फिलीपींस में, मौना लोआ हवाई द्वीप में तथा कोटोपैक्सी इक्वाडोर में स्थित कुछ महत्वपूर्ण ज्वालामुखी हैं। वी आकार की घाटी का निर्माण किस अपरदन के कारण के प्रभाव से होता है? नदी के। नदियाँ अपनी युवावस्था में अपने मार्ग से पड़ने वाले पर्वतों को लंबवत काटकर प्रवाहित होती हैं, तो वहाँ पर अंग्रेजी के वी अक्षर के समान तीव्र ढाल वाली घाटी का निर्माण हो जाता है, जिसे वी आकार की घाटी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 67, मृत घाटी निम्नलिखित में किस देश में स्थित है? मृत घाटी यूएसए के कैलिफोर्निया में स्थित है। ब्लैक वुड घाटी ऑस्ट्रेलिया में है। बटरफ्लाई घाटी एवं हैप्पी घाटी हांगकांग में है। पंजसिर घाटी अफगानिस्तान में स्थित प्रमुख घाटी है। किस चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? ग्रेनाइट में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ग्रेनाइट एक प्रकार की आग्नेय चट्टान है जो पृथ्वी के अंदर से निकलने वाले लावा के ठोस होकर जमने से बनता है। यही कारण है कि ग्रेनाइट के अंदर जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, जबकि अवसादी एवं कुछ रूपांतरित चट्टानों में यानी कि सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स में जीवाश्म की मात्रा पाई जाती है। जीवाश्म यानी कि फॉसिल्स फ्यूल्स पाया जाता है। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अपवाह क्षेत्र यानी ड्रेनेज एरिया के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेज़न नदी है। अमेज़न विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी भी है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील है। अमेज़न नदी का उद्गम एंडीज पर्वत से होता है तथा यह अटलांटिक ओशन में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 70, विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील निम्नलिखित में से कौन सी है? नौगम्य झील का मतलब जिसमें नाव चलाई जा सके। टिटिकाका झील। टिटिकाका झील पेरू एवं बोलीविया के बीच में स्थित है। यह विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। इसी झील के तट पर बोलीविया की राजधानी ला पाज स्थित है। बोलीविया की राजधानी ला पाज स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य
नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सत्य नहीं है। और जो सत्य कथन है, पहला लोथल भगवा नदी के किनारे स्थित था। तीसरा धौलीवीरा के नगर 3 भागों में विभाजित हैं। ऑप्शन नंबर डी सुरकुर्दा से घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं। ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जबकि लकड़ी का हल बनावली यानी कि हरियाणा से प्राप्त हुआ है। ऋग्वैदिक कालीन प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति चारागाह का अधिकारी। बृहस्पति चारागाह का अधिकारी। ऋग्वैदिक काल में बृहस्पति चारागाह का अधिकारी होता था। स्पस गुप्तचर होते थे। स्पस गुप्तचर होते थे। विस्पति विष का प्रधान होता था। पुरुष दुर्ग का अधिकारी होता था। क्वेश्चन नंबर 73, चौथी संगीत की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। इस संगीत का उपाध्यक्ष कौन था? अश्वघोष। चौथी संगीत का उपाध्यक्ष अश्वघोष था। चौथी संगीत में बौद्ध धर्म का विभाजन 2 संप्रदाय हीनयान और महायान में हुआ। बुद्ध चरित्रम अश्वघोष की रचना है। निम्नलिखित अभिलेखों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से किस अभिलेख अशोक के व्यक्तिगत नाम की जानकारी प्राप्त है? ऑप्शन नंबर डी मास्की, नेत्तुर और उदयगोलम। इन तीनों अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम की जानकारी प्राप्त है। अशोक के व्यक्तिगत नाम की चर्चा 4 अभिलेखों से प्राप्त होती है। मास्की, गुर्जरा, नेन्नूर और उदयगोलम। मास्की, गुर्जरा, नेन्नूर और उदयगोलम, इन चारों अभिलेखों में अशोक के व्यक्तिगत नाम की चर्चा हुई है। चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर बी सही सुमेलित नहीं है। और जो ऑप्शन करेक्ट मैच किए गए हैं वो हैं धन्वंतरी चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित थे, बारामिहिर ज्योतिष से और शंकु स्थापत्य से। वररुचि संस्कृत व्याकरण के क्षेत्र में संबंधित थे। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम रूप से कौन सा वंश कन्नौज पर अधिकार करने में सफल रहा? प्रतिहार वंश। त्रिपक्षीय संघर्ष पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंश के मध्य हुआ था। क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन नंबर डी। और जो सुमेलित है, बिंदुसार के समय डायनेसियस विदेशी यात्री आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फाहियान आया था। और प्रतिहार शासक महिपाल के समय अल मसूदी आया था। सुलेमान एक अरबी यात्री था जो प्रतिहार शासक मिहिर भोज के दरबार में आया था। सुलेमान ने मिहिर भोज को अरबों का घोर शत्रु बताया है। क्वेश्चन नंबर 78, सल्तनत कालीन प्रशासन में मुहतसिब का कार्य था। मुहतसिब का कार्य था न्याय विभाग का सहायक होता था। मुहतसिब न्याय विभाग का सहायक होता था। इसका मुख्य कार्य इस्लामी कानूनों की उल्लंघन पर दृष्टि रखना था। शाही कारखानों का निरीक्षण वकील दर करते थे। सुल्तान का अंगरक्षक सर ए जानदार हुआ करता था। तुलु वंश की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? वीर नरसिंह के द्वारा। वीर नरसिंह तुलु वंश का संस्थापक था। 1505 ईस्वी में इसने तुलु वंश की स्थापना की थी, जिसे दूसरा बला पहाड़ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर सी असत्य है। और जो करेक्ट स्टेटमेंट हैं उन्हें देख लीजिए। निम्बकाचार्य का दर्शन द्वैताद्वैतवाद था। निम्बकाचार्य जी का दर्शन द्वैताद्वैतवाद था। रामानंद ने अपने उपदेश हिंदी भाषा में दिए। कादरिया सिलसिले के संस्थापक शेख मोहिउद्दीन कादिर जिलानी थे। कादरिया सिलसिले के संस्थापक शेख मोहिउद्दीन कादिर जिलानी थे। तो क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट है, असत्य है। क्वेश्चन नंबर 81, किस मुगल शासक ने हुगली क्षेत्र में पुर्तगालियों का दमन किया था? शाहजहां ने। शाहजहां द्वारा हुगली क्षेत्र में पुर्तगीजों का दमन किया गया, क्योंकि वे व्यापार के अलावा अन्य क्षेत्र में भी हस्तक्षेप करने लगे थे। निम्न में किसके द्वारा दिल्ली में खैरुल मनाजिम नामक स्कूल की स्थापना कराई गई थी? माहम अनगा के द्वारा। खैरुल मनाजिम स्कूल की स्थापना दिल्ली में अकबर की सौतेली माँ माहम अनगा द्वारा कराई गई थी। कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी नहीं सुमेलित है, जबकि करेक्ट है कनकूत, जो कि लगान निर्धारण की एक पद्धति हुआ करती थी। मकतब इस्लामिक शिक्षा के प्राथमिक केंद्र हुआ करते थे। और मलफूज सूफी संतों के प्रवचन को कहा जाता था।
मणिग्रामम चोलकालीन व्यापारियों का एक संघ होता था, जबकि अन्य सभी के सभी स्टेटमेंट अन्य सभी के सभी सही हैं। भारत का प्रथम प्रिंटिंग प्रेस किसने स्थापित किया था? पुर्तगालियों ने। भारत का प्रथम प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों ने गोवा में 1556 में स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 85, ब्रिटिश सर्जन हैमिल्टन ने एक मुगल बादशाह को किसी रोग से मुक्ति दिलाई थी, जिससे प्रसन्न होकर बादशाह ने एक फरमान जारी किया जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया। वह बादशाह कौन था जिसने ये फरमान जारी किया था? फ़र्रुखसियर था। मुगल बादशाह फ़र्रुखसियर ने हैमिल्टन के कार्य से खुश होकर एक फरमान जारी कर बंगाल में कंपनी के व्यापार को सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया। इस फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में कौन सा कथन दयानंद सरस्वती से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर बी दयानंद सरस्वती से संबंधित नहीं है। जो संबंधित हैं वो ऑप्शन नंबर ए है, जिसमें लिखा है दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूलशंकर था। दयानंद सरस्वती वेद को ईश्वरी ज्ञान मानते थे। उन्होंने पुनः वेदों की ओर चलो का नारा दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। तिलक ने अपने होम रूल लीग की स्थापना कहाँ की थी? पूना में। अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में अपनी होम रूल लीग की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 88, 19 स्मरण पत्र किस कांग्रेस के अधिवेशन से संबंधित हैं? लखनऊ अधिवेशन 1916 से। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस व मुस्लिम लीग में समझौता हुआ ताकि संवैधानिक सुधारों पर योजना स्वीकार किया जा सके। इसके फलस्वरूप 19 स्मरण पत्र में समकालीन राजनीतिक विचारों को साकार रूप दिया गया। क्वेश्चन नंबर 89, भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा भवन में कब खाली बेंचों पर बम मारकर सांकेतिक विरोध किया? अप्रैल 1929 में। अप्रैल 1929 में। क्वेश्चन नंबर 90, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के किस अभियान की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की ओर किए जाने वाले अभियान से की थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस से किए जाने की ओर अभियान से की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर की कृति गीतांजलि के लिए किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ उनको? 1913 में। सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है। हिंदू महासभा के संस्थापक मदन मोहन मालवीय जी थे, ये करेक्ट है। सोशल सर्विस लीग के संस्थापक एन.एम. जोशी थे, यह भी करेक्ट है। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सुरेंद्र बनर्जी थे, ये भी करेक्ट है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 93, कौन सा कथन असत्य है? 1843 में लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वाधीनता विधेयक 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 94, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ षड्यंत्र में किस केस के तहत भारतीय क्रांतिकारियों के साथ साथ 3 ब्रिटिश नागरिकों पर भी षड्यंत्र का केस चलाया गया था? मेरठ षड्यंत्र केस। 1923 में सामवादी नेताओं द्वारा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ षड्यंत्र किया गया, जिसके अंतर्गत भारतीय नेताओं के साथ साथ 3 ब्रिटिश नागरिक फिलिप्स स्प्रिड, लेस्टर हचिंसन, ब्रिड ले नामक 3 ब्रिटिश नागरिकों पर भी मुकदमा चलाया गया था। इसी मेरठ षड्यंत्र केस में मुजफ्फर अहमद को काले पानी की सजा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 95, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई स्क्रीन समिति का संबंध था थल सेना के भारतीयकरण के लिए। क्वेश्चन नंबर 96, उस नीति का नाम बताएं जो सरकार के व्यय और कराधान नीतियों की व्याख्या करता है? राजकोषीय नीति। क्वेश्चन नंबर 97, राजकोषीय नीति से संबंधित असत्य कथन की पहचान कीजिए। ऑप्शन नंबर ए गलत है। राजकोषीय नीति का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नहीं अपितु सरकार की बजट नीति द्वारा होता है। वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इस नीति को तैयार किया जाता है, जबकि मौद्रिक नीति का निर्धारण तथा संचालन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी का निर्धारण रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है, जबकि फिस्कल पॉलिसी भारत का फाइनेंशियल डिपार्टमेंट करता है।
कौन सा एक कर प्रणाली के अंतर्गत शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर डी शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से किस राजकोषीय नीति का उपयोग अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए उपयोग में लाया जाता है? बेरोजगारी बीमा लाभ के लिए भुगतान करना। विकासशील देशों में आर्थिक तेजी तथा मंदी की स्थिति आती रहती है, इसे चक्रीय उच्चावचन कहते हैं। आर्थिक तेजी तथा मंदी की दशा को समाप्त कर आर्थिक स्थिरता लाने में राजकोषीय नीति का विशेष योगदान होता है। राजकोषीय नीति के मुख्य उद्देश्यों में से एक है रोजगार को बढ़ावा देना। इसके अतिरिक्त आर्थिक स्थिरता लाना, निवेश को प्रोत्साहन देना, मुद्रा प्रसार पर नियंत्रण, राष्ट्रीय आय में वृद्धि इत्यादि हैं। राजकोषीय नीति का उद्देश्य बेकारी मिटाना तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना होता है। क्वेश्चन नंबर 100 है, कर के साथ कर आधार पर ही किसी विशेष प्रयोजन के लिए लगाया जाने वाला कर क्या कहलाता है? उपकर यानी सेस कर कहलाता है। कर के साथ कर आधार पर ही किसी विशेष प्रयोजन के लिए लगाया जाने वाला कर उपकर कहलाता है। जैसे स्वच्छ भारत उपकर, कर के ऊपर कर लगने की प्रक्रिया जिसकी गणना कर दायित्व पर की जाती है, अधिभार कहलाता है। भारत में चलैया समिति की अनुशंसा पर पहली बार सेवा कर 1994-95 में 3 सेवाओं टेलीफोन, साधारण बीमा तथा शेयर दलाली पर लगाया गया था। यह कर सेवा पर लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 101, सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का मुख्य प्राधिकारी कौन है? वित्त मंत्रालय। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का मुख्य प्राधिकारी वित्त मंत्रालय है। यह कराधान, वित्तीय कानून, वित्तीय संस्थानों, पूंजी बाजार, केंद्र तथा राज्यों का वित्त और केंद्रीय बजट से जुड़े मामले देखता है। क्वेश्चन नंबर 102, कौन सा कर केंद्र सरकार के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन नंबर सी परिवहन कर नहीं आता है, जबकि उपहार कर, निगम कर और सीमा शुल्क केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। परिवहन कर एक प्रकार का राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत शामिल एक कर है, जबकि उपहार कर और निगम कर केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर हैं और सीमा शुल्क केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर में शामिल एक कर है। क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में से प्रत्यक्ष कर की पहचान कीजिए। लाभांश कर तथा व्यय कर केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर हैं, जबकि टोल टैक्स राज्य सरकार का प्रत्यक्ष कर है। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष करों में आय कर, निगम कर, संपत्ति कर, पूंजी लाभ कर, उपहार कर, लाभांश वितरण कर, प्रतिभूति व्यापार कर, ब्याज कर इत्यादि शामिल हैं। राज्य सरकार के प्रत्यक्ष करों में भू राजस्व कर, कृषि व्यवसाय पर कर, अचल संपत्तियों पर कर तथा टोल टैक्स शामिल हैं। ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3 तीनों ही प्रत्यक्ष कर हैं। 104, निम्नलिखित में से कौन सी फसल शीत ऋतु की फसल मानी जाती है? जौ को शीत ऋतु की फसल मानी जाती है, जबकि सोयाबीन, कपास वर्षा काल की फसलें हैं और तरबूज ग्रीष्मकाल की फसल है। शीत ऋतु की अन्य फसलें गेहूं, चना, मटर, सरसों, आलू, अलसी, मसूर है। निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 सही है। चाय, रबड़, आलू व्यापारिक फसलें हैं। चाय, रबड़, आलू व्यापारिक फसलें हैं। सुपारी, काजू, चाय एवं रबड़ बागानी फसलें हैं। क्वेश्चन नंबर 106, भारत के शीर्ष खाद्यान्न उत्पादक राज्यों में प्रथम स्थान पर कौन स्थित है? उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 107, श्री अन्न किस समूह से संबंधित कृषि उत्पाद है? सारवा, कोटो, कुटकी। निम्नलिखित समूहों में से श्री अन्न किस समूह से संबंधित कृषि उत्पाद हैं? सावा, कोदो, कुटकी। मिलेट को श्री अन्न से संबंधित किया गया है। भारत दुनिया में श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक एवं दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। क्वेश्चन नंबर 108, कृषि वर्धक निधि की स्थापना किस उद्देश्य के लिए किया गया है? किसानों की चुनौतियों के लिए समाधान उपलब्ध कराने के लिए। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कृषि लागत एवं कीमत आयोग द्वारा सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सलाह प्रदान किया जाता है। नंबर 2, वर्तमान में 22 फसलों के लिए आयोग न्यूनतम समर्थन मूल्य की संस्तुति करता है। ये दोनों कथन सही हैं।
कृषि लागत एवं कीमत आयोग की स्थापना 1965 में की गई, परंतु इसका नाम 1985 में कृषि लागत एवं कीमत आयोग किया गया। वर्तमान में केंद्र सरकार इसकी संस्तुतियों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। वर्तमान में आयोग द्वारा 22 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की संस्तुति की जाती है। वर्तमान में भारत का कृषि निर्यात में स्थान है 13वां। भारत कृषि निर्यात में 13वें स्थान पर स्थित है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कृषि उत्पादक देश है, परंतु कृषि निर्यात में यह काफ़ी पीछे है। भारत का सर्वाधिक कृषि निर्यात चावल, समुद्री उत्पाद, चीनी तथा मसालों का है। क्वेश्चन नंबर 11, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले जिले बढ़ते क्रम में श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर। सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले जिले का बढ़ते क्रम में श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर में है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है CaOCl2। विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है। फ्यूज तार का सिद्धांत। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम CaOCl2 है। विरंजक चूर्ण का मुख्य कार्य सूती तथा लिनन कपड़ों पर से दाग धब्बों को हटाना है। इसका इस्तेमाल पीने के पानी को जीवाणु मुक्त बनाने के लिए भी किया जाता है। विरंजक चूर्ण का उपयोग स्विमिंग पूल में भी करते हैं। इसे क्लोरोफॉर्म भी तैयार किया जाता है। फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। फ्यूज विद्युत की ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक अच्छा फ्यूज सदैव टिन तथा सीसा का बना होता है। फ्यूज का गलनांक निम्न और प्रतिरोध उच्च होना चाहिए, तभी फ्यूज का तार उच्च प्रतिरोध के कारण गर्म होकर टूटता है। निम्नलिखित में सर्वाधिक क्रियाशील धातु की पहचान कीजिए। पोटेशियम। पोटेशियम सर्वाधिक क्रियाशील धातु है। सोडियम तथा पोटेशियम दोनों ही क्रियाशील श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित होते हैं। दोनों ही जल के साथ विस्फोट करते हैं और वायु से भी क्रिया करते हैं। इसी कारण इन्हें मिट्टी के तेल में रखा जाता है। जबकि सोना सबसे कम क्रियाशील धातु है, अर्थात यह मुक्त अवस्था में भी पाया जाता है। यह क्रियाशील श्रेणी में सबसे नीचे स्थित है। अल्ट्रासोनोग्राफी में प्रयुक्त की जाने वाली तरंगें हैं पराश्रव्य तरंगे। अल्ट्रासोनोग्राफी में पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। यह मुख्य रूप से प्रतिध्वनि के सिद्धांत का पर कार्य करता है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है, जिन्हें मनुष्य नहीं सुन सकता है। क्वेश्चन नंबर 116, ग्लाइकोजन एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड है। शरीर में इसका निर्माण किस अंग द्वारा किया जाता है? यकृत द्वारा। क्वेश्चन नंबर 117, धार्मिक जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में सबसे कम जनसंख्या किस धर्म को मानने वालों की है? सिख धर्म, बौद्ध धर्म को मानने वालों की जनसंख्या 2011 के अनुसार सबसे कम है, जो मात्र 0.10% है, जबकि 79.73% जनसंख्या हिंदू धर्म को मानने वाली है। दो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता केरल में है, जिसके बाद स्थान आता है मिजोरम का। केरला में 93.9% साक्षरता है, जिसके बाद मिजोरम का स्थान है, जहां पर 91.6% साक्षरता है। सबसे कम साक्षरता बिहार राज्य की है 73.7%। क्वेश्चन नंबर 119, किसी पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है? विभाज्योतक ऊतक किसी पौधे की लंबाई की वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। क्वेश्चन नंबर 120, एस्किमो जनजाति के लोग जो उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों में रहते हैं, उनके घरों को इग्लू कहते हैं। इग्लू किस कारण रहने लायक गर्म वातावरण प्रदान करता है? उष्मा की संवहन विधि के कारण यह गर्म बना रहता है। जब पृथ्वी की घूर्णन गति को तीव्र कर दी जाए तो गुरुत्वाकर्षण पर प्रभाव पड़ेगा, कम हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा प्रदेश ऐसा है जहां स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है? केरल। 123 बच्चों में अग्र चमड़क दांतों की संख्या कितनी होती है? 0। बच्चों में अग्र चमड़क दांतों की संख्या एक भी नहीं होती है, अर्थात यह वयस्क मनुष्य में कुल मिलाकर 8 होते हैं, परंतु बच्चों में कुल दांतों की संख्या 20 होती है, जिसमें इनकी संख्या 0 है। DPT वैक्सीन कौन कौन से रोगों से सुरक्षा प्रदान करती है? DPT डिप्थीरिया से। DPT वैक्सीन को ट्रिपल एंटीजन भी कहते हैं, जब क्योंकि यह 3 बीमारियां डिप्थीरिया, काली खांसी तथा टेटनस से सुरक्षा प्रदान करती हैं। निम्नलिखित में कौन सा धातु ठोस अवस्था में मिलता है? बोरॉन। बोरॉन अधातु है जो कि ठोस अवस्था में मिलता है। पारा तथा ब्रोमीन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 126, जुगनू नामक जीव के शरीर में एक ग्रंथि होती है जिससे फास्फोरस सदस्य पदार्थ रुक रुक कर स्रावित होता है। हवा के संपर्क में आने पर यह जलता हुआ प्रतीत होता है। यह पदार्थ कौन सा है? लूसीफेरिन। जुगनू रात्रि में चमकता हुआ दिखता है। इस जीव के शरीर में एक ग्रंथि होती है जिससे फास्फोरस के सदस्य एक पदार्थ रुक रुक कर स्रावित होता रहता है। इस पदार्थ को लूसीफेरिन कहते हैं। यह हवा के संपर्क में आने पर जलता हुआ प्रतीत होता है। क्वेश्चन नंबर 127, चींटी के काटने पर कैलामाइन घोल को त्वचा पर लगाया जाता है। कैलामाइन घोल की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय यानी कि बेसिक होती है। जब कोई चींटी काटती है तो वह मेथनोइक एसिड छोड़ती है जो कि दर्द एवं जलन करता है। इसका असर समाप्त करने के लिए कुछ क्षारीय पदार्थों की आवश्यकता होती है। कैलामाइन या फेरिक ऑक्साइड के साथ जिंक ऑक्साइड का मिश्रण है या जिंक कार्बोनेट यौगिक का जिंक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक व सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले जिलों का सही युग्म कौन सा है? जौनपुर, गौतम बुद्ध नगर। 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला बलरामपुर और सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला जिला बागपत है। बागपत में मात्र 84 शिशु लिंगानुपात हैं। पेयजल के लिए पीएच की वांछनीय सीमा क्या है? 6.5 से 8.5। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए पीएच स्केल का प्रयोग करते हैं। इसे 0 से 14 तक पीएच मान लेते हैं। पीएच का मान 7 होने पर विलयन उदासीन होता है। यदि मधुमक्खी आपको डंक मार दे तो कौन सी सर्वोत्तम औषधि है? बेकिंग सोडा। मधुमक्खी के विष में फॉर्मिक अम्ल होता है। इसके प्रभाव को कम करने के लिए इसके डंक के स्थान पर बेकिंग सोडा के घोल जैसे मृदु क्षार का प्रयोग फॉर्मिक अम्ल को निष्क्रिय कर इसके प्रभाव को समाप्त कर सकता है। इसके दर्द और जलन में कमी आती है और राहत मिलती है। क्वेश्चन नंबर 131, संसार का प्रथम प्रोग्रामर किसे माना जाता है? लेडी एडा अगस्ता को। लेडी एडा अगस्ता को संसार का पहला प्रोग्रामर माना जाता है। चार्ल्स बेबेज की शिष्या थी लेडी एडा अगस्ता। लेडी एडा अगस्ता ने एनालिटिकल इंजन में प्रथम प्रोग्राम डाला, अतः इन्हें संसार का प्रथम प्रोग्रामर कहा जाता है। BIOS बायोस का पूरा नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस अंग्रेजी के बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम शब्द का संक्षिप्त रूप है। ये IBM कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों का एक समूह होता है। ये निर्देश कंप्यूटर में एक चिप में स्टोर रहते हैं। इनको डिस्क को फेल होने से बचाने के उद्देश्य से तैयार किया जाता है। कंप्यूटर का सहजता से प्रयोग करने के लिए ये निर्देश आवश्यक होते हैं। बायोस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कंप्यूटर को चालू करते समय सेल्फ टेस्ट निर्देश देना होता है। सेल्फ टेस्ट यह तय करता है कंप्यूटर के सभी भाग जैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जैसे मेमोरी, कीबोर्ड आदि की उपयोगिता, यानी ये सब तकनीकी रूप से टेक्निकली ये सब सही स्थिति में है या नहीं। यदि सेल्फ टेस्टिंग में कोई अनियमितता पाई जाती है तो बायोस उसे ठीक करने के लिए कंप्यूटर को एक कोड देता है। इस तरह के कोड प्रायः एक बीप के रूप में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 133, कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? माइक्रो प्रोसेसर। इंटेल, AMD और सायरिक्स माइक्रो प्रोसेसर चिप के कुछ प्रमुख ब्रांड हैं। इंटेल, AMD और सायरिक्स माइक्रो प्रोसेसर चिप के कुछ प्रमुख ब्रांड हैं। इंटेल ने पेंटियम, पेंटियम 4, पेंटियम प्रो आदि नामों से अपने माइक्रो प्रोसेसर चिप बाजार में उतार रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 134, इंकजेट प्रिंटर के रंगीन स्याही की बोतल में मूल रंगों की संख्या कितनी होती है? मूल रंगों की संख्या होती है इंकजेट प्रिंटर के रंगीन स्याही की बोतल में 3 मूल रंग होते हैं, लाल, नीला और पीला। प्रत्येक कंप्यूटर के कीबोर्ड के प्रत्येक कैरेक्टर की ASCII होती है जिसका पूर्ण रूप है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASCII का फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एक लोकप्रिय कोडिंग सिस्टम है ये। 136 क्वेश्चन नंबर, बैंकों में चेक एवं ड्राफ्ट में किसका प्रयोग किया जाता है? MICR का, यानी कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी कोड का प्रयोग किया जा रहा है बैंकों के चेक में। निम्नलिखित में किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस हैं? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर,
ये इनपुट डिवाइस है। लिखित में से सबसे तेज़ मेमोरी है रजिस्टर मेमोरी। रजिस्टर मेमोरी यह एक विशेष प्रकार की तीव्र गति की मेमोरी होती है जो कि कंप्यूटर की प्रोसेसिंग की गति को बढ़ा देती हैं। सीपीयू की गति अधिक होती है लेकिन रैम की गति कम होने के कारण सीपीयू व रैम के मध्य डेटा स्थानांतरण की गति कम हो जाती है। कैश मेमोरी की गति अधिक होती है, वह सीपीयू को अधिक तेज़ गति से डाटा उपलब्ध करा देती हैं। उसी प्रकार सीपीयू से प्रोसेस के डाटा को तीव्र गति से ग्रहण भी कर लेती है। इससे पूरे कंप्यूटर का एक्सेस टाइम कम हो जाता है, कंप्यूटर की गति बढ़ जाती है। कौन इनपुट इकाई है? कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस वे पार्ट होते हैं जिनके द्वारा हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं उसे क्या करना है, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, टच स्कैनर है, ट्रैक बॉल है, जॉयस्टिक है, सभी इनपुट डिवाइस हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2001 से हुई थी। 141 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में कौन भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह भारत में सहकारी कृषि के समर्थक नहीं थे। गेहूं की सिंचाई हेतु अतिक्रांतिक अवस्था होती है ताज निकलने की अवस्था। ताज निकलने की अवस्था गेहूं की सिंचाई हेतु अतिक्रांतिक अवस्था होती है। यदि किसी किसान को एक सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो तो उसे इसी अवस्था में सिंचाई करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 143, भारत में धीमी कृषि विकास गति के लिए निम्नलिखित में कौन प्रभावी कारण है? ग्रामीण निर्धनता। अटल इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है? नीति आयोग के द्वारा 2015 के तहत किया गया था। 145 सौभाग्य योजना संबंधित है गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवारों को मुफ्त बिजली के प्रावधान से 25 सितंबर 2017 को यह योजना प्रारंभ की गई थी। क्वेश्चन नंबर 146, भारत में स्थानीय सुशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। 1882 में भारत में स्थानीय सुशासन का प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 147, प्रसिद्ध चरकुला नृत्य ब्रजभूमि का है। इसमें स्त्री और पुरुष स्त्री रूप धारण करके सिर पर एक मिट्टी के 7 घड़े तथा उस पर 108 तेल के दीपक रखकर प्रदर्शन करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार 1913 में दिया गया था गीतांजलि हेतु। किस सिख गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ किया था? गुरु अंगद ने। गुरुमुखी पंजाबी गुरुमुखी से बना है जिसका अर्थ है गुरु के मुख से। इस लिपि की वर्णमाला का सृजन दूसरे सिख गुरु अंगद द्वारा 16वीं शताब्दी में गुरु ग्रंथ साहिब लिखने के लिए प्रयुक्त किया गया। सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक को माना जाता है। सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए जिसमें से गुरु नानक पहले तथा गुरु गोविंद सिंह अंतिम गुरु थे। पंचायती राज सम्मिलित किया गया है राज्य सूची में। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसे संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में शामिल किया गया है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ सर्वप्रथम 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में माना जाता है। 73वें संवैधानिक संशोधन के पश्चात सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला राज्य मध्य प्रदेश था।